एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि वो सब्जेक्ट है किस बारे में, इसेंशियली उस सब्जेक्ट का कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो हमने पढ़ा था कि भाई अकाउंटिंग को याद करने के लिए, समझाने के लिए या बताने के लिए तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि आपको आने चाहिए। कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, जिसको हम द थ्री मैजिकल वर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं? दे आर रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग। लेकिन हमने बोला ठीक है भाई, ये तीन वर्ड्स हो गए, रिकॉर्ड करना है, समराइज करना है, कम्युनिकेट करना है, लेकिन किस चीज को हमें रिकॉर्ड, समराइज और कम्युनिकेट करना है? तो हमने फिर डेफिनेशन पढ़ी थी कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग कॉम्प्लेक्स बिजनेस ट्रांजैक्शन टू स्टेक होल्डर्स। अच्छा, अब यहाँ पे तीन वर्ड्स कौन से इंपॉर्टेंट है? पहले तो रिकॉर्डिंग का इंपॉर्टेंट था, देन समराइजिंग इंपॉर्टेंट है, और फिर कम्युनिकेटिंग इंपॉर्टेंट है। लेकिन किस चीज को हमें रिकॉर्ड करना है, समराइज करना है और कम्युनिकेट करना है? वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्लेक्स बिजनेस ट्रांजैक्शन। और हमने पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने डेफिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन को देखा था। ट्रांजैक्शन क्या होती है? हमने पढ़ा था ट्रांजैक्शन इज एनी एक्सचेंज ऑफ मोनेटरी वैल्यू। मोनेटरी वैल्यू को हमने समझा था कि भाई मोनेटरी वैल्यू हम कहते हैं अगर किसी भी चीज को पैसों के टर्म पे, मनी के टर्म्स पे मेजर किया जा सके तो उस चीज की मोनेटरी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। सो एनीथिंग मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी इज सेड टू हैविंग अ मोनेटरी वैल्यू। जिसकी एग्जांपल मैंने दी थी कि अगर मैं लेट से एक मोबाइल खरीदने जाता हूँ तो वो मोबाइल की कॉस्ट 50,000 रुपए पैसों के टर्म पे मेजर हो सकता है। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि आपके आपका पेरेंट्स के साथ जो रिलेशनशिप है, क्या उसकी कोई वर्थ है? आप उसको पैसों में मेजर नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर हम बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो एक कंपनी की जो उसके कस्टमर्स के साथ जो रिलेशनशिप है, क्या वो इंपॉर्टेंट है? जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या कंपनी उसको पैसों के टर्म पे मेजर कर सकती है? नहीं कर सकती। तो अकाउंटिंग ये कहती है कि भाई सिर्फ उस चीज को रिकॉर्ड करना है, सबराइज करना और कम्युनिकेट करना है जिसकी मोनेटरी वैल्यू एग्जिस्ट करे। सो व्हेन वी से दैट अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग कॉम्प्लेक्स बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन से हमारा मुराद ये है व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज दैट कि उस चीज की मोनेटरी वैल्यू जरूर एग्जिस्ट करनी चाहिए। और फिर हमने पढ़ा था कि भाई कॉम्प्लेक्स का वर्ड क्यों यूज कर रहे थे आखिर, याद है? कॉम्प्लेक्स का वर्ड हम लोग इसलिए यूज कर रहे थे, जो मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी। क्या एग्जांपल दी थी? मैंने आपको जारा के स्टोर की एक एग्जांपल दी थी कि भाई जारा के वर्ल्ड वाइड 2221 स्टोर्स हैं, और डेली सेल्स जो है एक स्टोर की वो कोई 15 लाख जो है वो रुपए हमने कंसीडर कर ली थी फॉर सिंप्लिसिटी। और हमने फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 30 किया था, तो हमारे पास मंथली सेल्स आई थी एक स्टोर की। और फिर हमने तब उसको 2221 से किया था, तो हमारे पास कोई बहुत ही बड़ी फिगर निकल के आई थी, 9 अरब 99 करोड़ 45 लैक्स, वो भी सिर्फ एक महीने के लिए। और फिर हमने इसको बोला था कि यार अगर हम इसको साल में निकालना चाहें और साल के निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 12 करना चाहें, तो हमने देखा था ये फिगर तो बिल्कुल ही कंप्यूटेशन से बहुत ज्यादा बड़ी एक वास्ट फिगर निकल के आ रही थी। तो ये तो सिर्फ सेल्स की बात कर रहे थे हम लोग। ये तो हमने सिर्फ बात करी थी सेल्स की। फिर मैंने आपको बताया था कि भाई बिजनेस सिर्फ सेल्स ही थोड़ी कर रहा होता है। बिजनेस के डे टू डे बेसिस पे कई ऑपरेशन चल रहे होते हैं। सेल्स उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, लेकिन उसके साथ साथ वो जिस जगह पे काम कर रहा है वहां का रेंट देना, एम्प्लॉयज को सैलरी देना, वेंडर्स की पेमेंट करना, ये सारी चीजें भी तो आपकी मोनेटरी वैल्यू, ये सारी चीजें भी तो आपकी ट्रांजेक्शन ही है ना। तो हमने पढ़ा था कि हमने जो समझा था वो क्या समझा था? हमने समझा था क्या ये इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है कि अगर मैं दो चार लोगों को या 10-12 क्वालिफाइड लोगों को भी लगा दूं कि ये हिसाब किताब आप मैनेज करो, तो मैन्युअली वो लोग भी हिसाब किताब मैनेज नहीं कर सकते। कर भी ले तो उसमें मसले मसाइल बहुत होंगे। तो इस पूरी कॉम्प्लेक्स बिजनेस ट्रांजैक्शन को मैनेज करने के लिए हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग फ्रेमवर्क इस्तेमाल होता है। अब अकाउंटिंग फ्रेमवर्क में हमने फिर मैंने आपको बताया था कि फ्रेमवर्क से क्या मुराद है। फ्रेमवर्क का वर्ड जहां पे भी आता है, सो वी आर रेफरिंग टू अ सिस्टमाइज्ड प्रोसेस। सिस्टमाइज्ड प्रोसेस का क्या मुराद है? से क्या मतलब है कि भाई एक चीज पहले होगी, देन उसके बाद सेकंड स्टेप ये है, थर्ड स्टेप ये है। जैसे कि अगर आपका एक प्रोडक्शन, किसी चीज को मैं प्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ, लेट से मैं मोबाइल फोन्स को प्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ, तो उसमें पहला लेट से कंपोनेंट अगर स्क्रीन का है और दूसरा कंपोनेंट बैटरी का है, तो वो एक फिक्स पैटर्न के अंदर मोबाइल फोन बनेगा। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगा पहले जनाब मैं ये कर लेता हूँ बाद में ये करूंगा। सिमिलरली आपके पास जो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है, जिसके अंदर मेजरली तीन चीजें हमने पढ़ी थी होती हैं। कौन सी तीन चीजें होती हैं? रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग। अकाउंटिंग फ्रेमवर्क एक्टिवेट कब होता है? अकाउंटिंग फ्रेमवर्क एक्टिवेट हो जाता है जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन अकर करती है। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एज सून एज ए ट्रांजेक्शन हैपेंस अकाउंटिंग फ्रेमवर्क गेट्स एक्टिवेटेड।
अच्छा जी, अकाउंटिंग फ्रेमवर्क के अंदर फिर टोटल कितनी चीजें थी? हमने पढ़ा था रिकॉर्डिंग एक ब्रॉड पार्ट है, और उस रिकॉर्डिंग के ब्रॉड पार्ट के अंदर फर्दर 3 कैटेगरीज है, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि भाई सबसे पहले जो बुक कीपर होगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात हमने पढ़ी थी कि जो रिकॉर्डिंग वाला काम है वो अकाउंटेंट नहीं करता है। जो रिकॉर्डिंग वाला काम है, आइदर डबल एंट्रीज बनाना हो या टी अकाउंट्स बनाना हो या ट्रायल बैलेंस बनाना हो, ये सारे काम बुक कीपर करता है। एंड वंस बुक कीपर ये सारे काम कर लेता है तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हमारा अकाउंटेंट इस इंफॉर्मेशन को क्या करता है, समराइज करता है। और समराइज करना क्यों जरूरी है, इसकी मैंने आपको एग्जांपल दी थी। क्या एग्जांपल दी थी आशीष, याद है? मैंने ये एक बैंक 5000 डीआर और सेल्स 5000 सीआर करके लिखा था, और मैंने बोला था कि भाई ये डबल एंट्री है, एंड उसके नीचे मैंने एक फिर टी अकाउंट भी बना के दिखा दिया था। बिकॉज कि अभी आपकी अकाउंटिंग की नॉलेज, या कोई भी बंदा जिसकी अकाउंटिंग की नॉलेज वास्ट ना हो, वो इस बात को इंटरप्रेट कर ही नहीं सकता इस बात का मतलब क्या है। अगर वो इस बात को इंटरप्रेट नहीं कर सकता तो वो ये इंफॉर्मेशन का उसके किसी काम की नहीं है। भाई तुम अगर मुझे एक बहुत बड़ा कोई गेमिंग का कोड लिख के दे दो और मैं उस कोड को इंटरप्रेट ही ना कर सकूं, तो वो इंफॉर्मेशन मेरे किस काम की? मैं उससे कोई उस काम ले ही नहीं सकता, मुझे वो बात ही समझ नहीं आ रही। तो हमने बोला था कि इसी वजह से जो हमारा जितने भी तीनों रिकॉर्डिंग के स्टेप्स थे, आइदर टू मेक डबल एंट्रीज एंड देन टू मेक टी अकाउंट्स एंड देन फाइनली बाय मेकिंग अ ट्रायल बैलेंस, इस सबको समराइज करना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, समराइज करने के लिए दो चीजें बनेंगी। उन दो चीजों को हम क्या कहते हैं? पहली चीज है इनकम स्टेटमेंट, जो कि ये बताती है कि एक बिजनेस जो कि अपने ऑपरेशंस रन कर रहा है उसके प्रॉफिट एंड लॉसेस कितने हैं। और दूसरी चीज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हम लोग बनाते हैं, जो कि ये बताता है कि भाई बिजनेस की वेल्थ कितनी है, या बिजनेस के पास ये कह लो कि उर्दू में अगर मैं कहूँ तो असासे कितने हैं, कितने उसके पास एसेट्स है और कितने उसके पास जो है उसकी ऑब्लिगेशन है, जिसको हम लाइबिलिटी कहते हैं, जो कि आज की क्लास में हम लोग थोड़ी देर में कवर अप भी करेंगे कि इन वर्ड्स का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। खैर, तो समराइज करके दो डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, पहला इनकम स्टेटमेंट जो कि प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताएगा, और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो कि बिजनेस की वेल्थ के बारे में बताएगा। अच्छा भाई, अब ये सब करना क्यों है? ये मैंने अब जैसा आपको बात बताई कि भाई ये सब करना इसलिए है कि एक लेमैन, एक आम आदमी जिसके पास अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है, वो डबल एंट्री टी अकाउंट और ट्रायल बैलेंस को नहीं समझ सकता। लेकिन अगर आप उसको ये बता दो कि मेरे बिजनेस का प्रॉफिट एक XYZ अमाउंट है, लेट्स से मैं कहता हूँ मेरे बिजनेस बिजनेस का प्रॉफिट 10 करोड़ रुपए है, तो अल्टीमेटली आप भी, और अगर कोई बंदा जिसने कभी जिंदगी में अकाउंटिंग ना पढ़ी हो, तो वो भी कुछ ना कुछ एनालाइज करने की और कुछ ना कुछ इंटरप्रेट करने की पोजीशन में आ जाएगा। वो भी ये तो समझ जाएगा कि हाँ यार, अगर इस बंदे के बिजनेस का प्रॉफिट 10 करोड़ रुपए है तो इसका बिजनेस बड़ा है। अगर मैं उसको बोलूंगा कि मेरी फैक्ट्री की जो मेरी फैक्ट्री की जो कॉस्ट है, या जो लेट्स से मैंने फैक्ट्री लगाई थी उसकी जो कीमत है वो 50 करोड़ रुपए, तो वो समझ जाएगा कि यार हाँ, ये फैक्ट्री बड़ी है और इस फैक्ट्री के अंदर बहुत सारा इक्विपमेंट वगैरह भी होगा, तभी तो 50 करोड़ की फैक्ट्री है। तो इसी वजह से इस इंफॉर्मेशन को, सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को समराइज करके हम किसको बताते हैं? लेमैन को बताते हैं। अब सवाल ये उठता है, भाई आपको लेमैन को बताने की जरूरत ही क्या है? लेमैन का बिजनेस से क्या लेना देना? तो हमने पढ़ा था जो लास्ट पार्ट था हमारी डेफिनेशन का, that accounting is an art of recording, summarizing and communicating complex business transaction to stakeholders। अच्छा जी, स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? स्टेक होल्डर के लिए मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी दैट दे आर द इंडिविजुअल्स स्लैश बिजनेसेस हु हैव सम सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट इन द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। जिनकी कुछ एग्जांपल्स क्या है कि भाई इन्वेस्टर भी आपका स्टेक होल्डर है, गवर्नमेंट भी आपकी स्टेक होल्डर है, आपके सप्लायर्स, आपके कस्टमर, ये सारे आपके कौन है? ये सारे आपके बिजनेस की स्टेक होल्डर है। और इन सबको आपके बिजनेस की इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि भाई कस्टमर को आपके प्रोडक्ट्स खरीदना है, सप्लायर को आपके बिजनेस को माल डिलीवर करना है, कुछ डिलीवर करना है, माल उसने बेचना है, अपना जो है आपकी कंपनी को। सिमिलरली गवर्नमेंट ने आपसे टैक्सेस कलेक्ट करने हैं, इन्वेस्टर ने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, और ये सारे डिसीजंस ये लोग डबल एंट्री टी अकाउंट्स और ट्रायल बैलेंस की बेसिस पे नहीं ले सकते, क्योंकि दे आर नॉर्मली नॉट दैट वेल वर्स्ड इन अकाउंटिंग। इन सबको क्या लगता है आपके सप्लायर को बहुत अकाउंटिंग आती है, मतलब चांसेस आर वेरी लो कि उसको बहुत अच्छे से अकाउंटिंग आती हो। सिमिलरली मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, आपको क्या लगता है वो डबल एंट्री टी अकाउंट्स वगैरह समझते हैं? किसी को समझ नहीं आती। जिसकी एक अच्छी एग्जांपल हमने देखी थी, कौन सी एग्जांपल देखी थी याद है? हमारे प्यारे असलम भाई की एग्जांपल देखी थी। असलम भाई कौन है? मैंने आपको बताया था, देखो बेहतरीन मुस्कुरा रहे हैं, क्यों मुस्कुरा रहे हैं? बहुत बड़े इन्वेस्टर है, मैंने आपको बताया था। अब इन्वेस्टर तो बहुत बड़े हैं, लेकिन असलम भाई को अकाउंटिंग की एबीसी भी नहीं आती। तो असलम भाई क्या हो गए आशिर? असलम भाई हमारे लिए लेमैन हो गए। जिस बंदे को अकाउंटिंग के सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता, वो लेमैन है। अब वो इन्वेस्टर बहुत बड़ा है,
लेकिन उसको अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब मैं अगर उसको असलम भाई को ले जाके, हमारे बड़े प्यारे असलम भाई को ले जाके मैं अगर ये डबल एंट्री दिखाऊं, या मैं उनको क्या कहते हैं अपना ये टी अकाउंट दिखाऊं, तो क्या वो कुछ समझ पाएंगे? वो बोलेंगे यार तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो हमजा, क्या कर रहे हो यहाँ पे, यहाँ से आगे बढ़ो। क्योंकि उनको ये समझ ही नहीं आ रहा ना ये इन्फॉर्मेशन क्या है। लेकिन अगर मैं असलम भाई के पास, मैं चला गया असलम भाई के पास, ठीक है, असलम भाई को मैंने बताया कंपनी के प्रॉफिट्स, मैंने उनको बताया कंपनी के वेल्थ के बारे में, तो क्या अब असलम भाई किसी डिसीजन लेने के काबिल हो जाएंगे? जी बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि असलम भाई ऐसी तो इतने बड़े इन्वेस्टर नहीं है ना, वो प्रॉफिट भी समझते हैं, वो कंपनी की वैल्यूएशन भी समझते हैं। वो अलग बात है वो डबल एंट्री टी अकाउंट जैसी छोटी चीज को ना समझते हैं, और सच्ची बात तो यह है कि उनको समझने की जरूरत भी नहीं है। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग कॉम्प्लेक्स बिजनेस ट्रांजेक्शंस टू स्टेक होल्डर्स। तो जिसमें हमने पढ़ा कि भाई ये जो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है इसके अंदर तीन चीजें हैं। कौन सी तीन चीजें? रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग। और फिर रिकॉर्डिंग के अंदर फर्दर तीन स्टेप्स हैं, समराइजिंग के अंदर दो स्टेप्स हैं, एंड कम्युनिकेटिंग इज वेरी सिंपल, क्योंकि उसके अंदर आपने बस जो समराइज इंफॉर्मेशन है उसको कम्युनिकेट कर देना है टू द रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स। और इसमें जो एक बात रह गई है वो ये बात रह गई है कि जो रिकॉर्डिंग वाला काम है, विच इज टू मेक द डबल एंट्रीज, टी अकाउंट एंड ट्रायल बैलेंस, वो तो हमने बात कर ली बुक कीपर करेगा। लेकिन जो समराइज करने वाला काम है, दैट इज टू प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट एंड द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये काम कौन करेगा? ये काम हमारा अकाउंटेंट करेगा। और यहाँ पे हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मैंने आपको बताया था कि अब आप आगे जाके बहुत सारे डिफरेंट बिजनेसेस के बारे में पढ़ोगे। यू विल बी स्टडिंग अबाउट सोल ट्रेडर, जिसमें एक अकेला बंदा पूरा बिजनेस चलाता है। यू विल बी स्टडिंग अबाउट पार्टनरशिप, जहाँ पे दो चार लोग मिलकर बिजनेस चलाते हैं। यू विल बी स्टडिंग अबाउट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जहाँ पे छोटे एक 50-60 लोगों की टीम होती है जो कि मिलकर एक कंपनी चला रही होती है। यू विल ऑल्सो बी स्टडिंग अबाउट पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जो लार्ज कॉर्पोरेशन होती हैं, जैसे कि आपका एप्पल हो गया या माइक्रोसॉफ्ट हो गया, जहाँ पे बहुत ही इनके लार्ज ऑपरेशन होते हैं। आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी पढ़ोगे कि जो कि एक नॉन प्रॉफिट विदाउट एनी प्रॉफिट सोसाइटी को सर्व करने के लिए ऑपरेट कर रही होती है। आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस के बारे में भी पढ़ोगे, आप ट्रेडिंग बिजनेसेस के बारे में भी पढ़ोगे। लेकिन बिजनेसेस की टाइप तो डेफिनेटली चेंज होंगी, लेकिन बिजनेस का अकाउंटिंग फ्रेमवर्क नहीं चेंज होने वाला। हर बिजनेस का अकाउंटिंग फ्रेमवर्क सिमिलर तरीके से चलता है, वो सिमिलर रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग की स्टेप्स को फॉलो कर रहे होते हैं। सो दिस वाज अ लिटिल रिकैप। आशिर, ये बात क्लियर है? तो फिर हम आज आगे बढ़ते हैं, जो अब डिटेल अब हमारा पूरा प्रोस्पेक्ट स्टार्ट होगा। यहाँ तक कोई मसला? सही है। नहीं नहीं।